गुड इवनिंग। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर लास्ट है अपनी फर्स्ट अकाउंटेंसी जो 12th क्लास की है, साझेदारी। इसका नाम है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5th है, वैसे अभी 4th है क्योंकि फर्स्ट जो एनपीओ था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हटा दिया गया है। साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म का समापन। साझेदारी फर्म का समापन। डिविलेशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप फर्म या फर्म। देखिए, इसमें अपन इसको पढ़ते हुए चलेंगे एक एक बिंदु वाइज कि क्या होता है। पहले देखो इसका मीनिंग लेते हैं। फर्म का समापन। फर्म का समापन। फर्म में सम्मिलित सभी साझेदारों के मध्य, सभी साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद को साझेदारी फर्म का विघटन या समापन कहते हैं। या समापन कहते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय पूर्णतः समाप्त हो जाता है। पूर्णतः समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो एक दो चीजें आती हैं, एक होता है साझेदारी का समापन और एक होता है फर्म का समापन। तो फर्म का समापन जब होगा कि जब साझेदारी फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उनके बीच संबंध विच्छेद हो जाए, उन सभी के बीच संबंध है वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, और पूर्ण रूप से उस व्यवसाय को, जिस व्यवसाय के साथ वो पार्टनरशिप चला रहे थे, उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। इस स्थिति को कहते हैं क्या? फर्म का समापन। तो देखिए, फिर साझेदारी का समापन क्या होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए। देखिए, बहुत बार इसकी परिभाषा प्लस एक इसका डिफरेंस का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी फर्म का, सॉरी, साझेदारी का समापन। फर्म का समापन अपन ने ऊपर लिखी है। साझेदारी का समापन, देखिए क्या होता है। फर्म में सम्मिलित सभी साझेदारों में से, सभी साझेदारों में से किसी एक या दो साझेदारों का फर्म से अलग होना या संबंध विच्छेद होना, या संबंध विच्छेद होना साझेदारी का समापन, साझेदारी का समापन कहलाता है।
कहलाता है। इसमें फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। देखिए ये इसमें अंतर है ना, कि जैसे 5 साझेदार है उनमें से 1 या 2 साझेदार का अलग हो जाना, हट जाना, संबंध विच्छेद कर लेना साझेदारी का समापन होता है, और सभी साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद होना क्या कहलाता है? फर्म का समापन कहलाता है। क्लियर है? देखिए अंतर देखते हैं इसमें, है ना, अंतर, डिफरेंस अंतर क्या है इसमें? कुछ पॉइंट लेते हैं अपन। यहाँ अपन आधार लेंगे, तो एक आधार तो आपकी डेफिनेशन का हो गया, ठीक है, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय की समाप्ति, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ डिसोल्यूशन फर्म, और यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में व्यवसाय पूर्णतया बंद हो जाता है, ठीक है। व्यवसाय चालू रहता है। 2 डिफरेंस हो गए अपने। इसके बाद में अपन लेते हैं संपत्ति व दायित्वों की स्थिति, ठीक है। फर्म के समापन से संपत्तियों का विक्रय तथा दायित्वों का भुगतान किया जाता है। इधर संपत्ति व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे के बिंदु के बात करते हैं। न्यायालय हस्तक्षेप, न्यायालय के आदेश द्वारा समापन संभव। न्यायालय के आदेश द्वारा समापन संभव। न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। एक लास्ट बिंदु और है, खातों को बंद करना। तो फर्म के समापन की स्थिति में खाते बंद किए जाते हैं, और साझेदारी की समापन की स्थिति में खातों को बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खातों को पूर्णतया क्लोज नहीं किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये इनके बीच में क्या है डिफरेंस, क्योंकि देखो थ्योरी भी 12th क्लास के बेसिस के हिसाब से मान लो, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मान लो, उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है जितना कि प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से डेफिनेशन के क्वेश्चन गए हैं, तो यहाँ से साझेदारी और फर्म के समापन में अंतर का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। इसको आप सीरियसली थोड़ा इंपॉर्टेंट लेते हुए आप इस पर ध्यान देंगे और इसको लर्न करेंगे। हो सकता है कि इस बार भी इनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सके, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे के बिंदु पे चलते हैं, थोड़ी स्थितियों की बात करेंगे, फर्म के विघटन की स्थिति, फिर निपटारे से संबंधित थ्योरी करेंगे,
कल से इसके अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए विघटन की स्थितियों पे बात करेंगे, एक एक बिंदु को लेके अपन चलेंगे कि विघटन की क्या क्या स्थिति होती है। नंबर एक, सबसे पहले साझेदारों द्वारा समापन। साझेदारों द्वारा समापन, यहाँ से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साझेदारों द्वारा समापन जो होता है फर्म का, उसमें क्या क्या स्थितियां होती हैं, कैसे कैसे किन सिचुएशन में साझेदार है वो फर्म का समापन कर सकता है। तो देखिए इसमें दो स्थितियां होती है। नंबर एक, सभी साझेदारों सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, सभी साझेदारों की सहमति द्वारा, कि सारे साझेदार हैं वो आपस में सहमत हो जाते हैं कि भाई अपन इस फर्म को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इसको डिसोल्यूशन करेंगे इसका। एक होता है साझेदारी अनुबंध के अनुसार। साझेदारी अनुबंध के अनुसार जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें यदि अपन ने कोई ऐसा मेंशन कर रखा है कि इसको 5 साल चला के अपने को बंद करना है, 10 साल चला के अपने को बंद करना है, तो इस सिचुएशन में भी साझेदारी का क्या, फर्म का क्या किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे दूसरे नंबर पे बात करते हैं न्यायालय द्वारा समापन की। न्यायालय द्वारा समापन, न्यायालय द्वारा समापन। तो देखिए न्यायालय द्वारा है वो किन किन स्थितियों में एक फर्म का समापन किया जा सकता है, इस बिंदु की चर्चा करेंगे। तो न्यायालय द्वारा यदि समापन की बात करें तो न्यायालय द्वारा सबसे पहले नंबर एक की बात करते हैं, फर्म में कोई साझेदार दिवालिया या पागल घोषित हो, पागल घोषित हो। यदि फर्म का कोई साझेदार या फर्म के मोर देन साझेदार यदि दिवालिया या पागल घोषित हो जाते हैं तो कोर्ट ये आदेश कर सकती है, न्यायालय ये आदेश कर सकता है कि आप इस फर्म को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नंबर दो, फर्म का व्यवसाय, फर्म का व्यवसाय वैधानिक न, फर्म का व्यवसाय वैधानिक ना हो, वैधानिक ना हो। वैधानिक ना होने का मतलब कि जैसे मान लो कि पार्टनरशिप करके आप वाइन बेच रहे हो, पार्टनरशिप करके आप अमल बेच रहे हो, पार्टनरशिप करके आप किसी प्रकार का कोई और वर्क कर रहे हो जो कि कानून को मान्यता प्रदान नहीं करता है, जिसके लिए एक विशेष लाइसेंस की जरूरत होती है जो आपके पास नहीं है, फिर भी आप उस व्यवसाय में एक पार्टनर से कर रहे हो, ऐसा यदि कोई व्यवसाय है तो वो लीगल नहीं होता है। तो इलीगल यदि आपका कोई बिजनेस है तो भी न्यायालय आपकी फर्म का क्या करवा सकती है, समापन करवा सकती है। दूसरी बात, कोई साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो, कोई साझेदार शत्रु देश का नागरिक हो, शत्रु देश का नागरिक हो। यदि फर्म में कोई ऐसा साझेदार है जो किसी एनिमी कंट्री से बिलोंग करता है तो उस स्थिति में भी कोर्ट है उसको क्या कर सकता है, उसका समापन करवा सकता है। तो देखिए आगे चौथा, साझेदारों द्वारा, साझेदारों द्वारा साझेदारी, साझेदारी संलेख का उल्लंघन करने पर, संलेख का उल्लंघन करने पर, यदि साझेदार जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में जो समझौता किया है उस समझौते के अनुसार यदि काम नहीं कर रहे हैं, उस समझौते को यदि नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी फर्म का क्या किया जा सकता है, समापन किया जा सकता है। साझेदार फर्म किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित
कर रहे हो, यदि किसी तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर रहे हो तो भी फर्म उसका क्या करा सकता है, समापन करवा सकता है। तो ये स्थितियां हैं कि जिन स्थितियों में कोर्ट फर्म के समापन के लिए आदेश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में अनिवार्य विघटन। अनिवार्य विघटन में भी देखिए समस्याएं ये की आएंगी सेम की सेम। ठीक है, अनिवार्य विघटन यही लिख देता हूं, अनिवार्य समापन। तो देखिए अनिवार्य समापन और न्यायालय द्वारा समापन की स्थितियां सेम सेम रहनी है जब कोई साझेदार या सभी साझेदार, ठीक, या सभी साझेदार, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इस स्थितियों में भी क्या हो सकता है, अनिवार्य समापन हो सकता है। साझेदार या सभी साझेदार, सभी साझेदार कदाचार के दोषी हों, कदाचार के दोषी हों, इस स्थिति में भी समापन किया जा सकता है। एक स्थिति इसमें और है, सूचना द्वारा, सूचना द्वारा समापन, सूचना द्वारा समापन। सूचना द्वारा समापन में देखिए क्या होता है, स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में, स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में, साझेदारी की स्थिति में एक साझेदार द्वारा, साझेदार द्वारा लिखित सूचना देकर, लिखित सूचना देकर फर्म को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो देखिए ये हो गई आपकी कि किन किन स्थितियों में, देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, क्यों पढ़ाया गया ये पॉइंट। यहाँ से छोटे क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि न्यायालय द्वारा समापन की 2 स्थितियां बताइए, अनिवार्य समापन की 2 स्थितियां बताइए, साझेदार द्वारा समापन की 2 स्थितियां बताइए। तो यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि निम्न में से न्यायालय द्वारा समापन की स्थिति नहीं है, निम्न में से साझेदार द्वारा समापन की स्थिति नहीं है, निम्न में से सूचना द्वारा समापन की स्थिति है, निम्न में से अनिवार्य समापन की स्थिति है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपके भी ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन है। अब 12 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं 12th क्लास में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको पॉइंट को यहाँ पढ़ाना है वो जरूरी समझा है। क्योंकि थ्योरिकल पोर्शन मैं ये मानता हूँ कि 80 मार्क्स का जो पेपर आता है तो उसमें 35 मार्क्स की थ्योरी, 30 to 35 मार्क्स की थ्योरी है वो पूछी जाती है। और ऐसा ही कंपटीशन एग्जाम में भी होता है कि प्रैक्टिकल को नहीं ज्यादा फोकस करके थ्योरिकल में से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सीएस की कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के बिंदु पे बात करते हैं। अब अपन पॉइंट देखते हैं, खातों का निपटारा कैसे किया जाता है, खातों का निपटारा कैसे किया जाता है। यहाँ से भी थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए खातों का निपटारा कैसे किया जाएगा, खातों का निपटारा, खातों का निपटारा है वो कैसे किया जाता है, इस बिंदु पे अपन इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो हानियों को कहां से लेते, हानियों का निपटारा कहां कहां से करते हैं। तो हानियों का निपटारा सबसे पहले उपलब्ध लाभों में से, कहां से किया जाएगा, उपलब्ध लाभों में से, ठीक है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर किया जाएगा फर्म की संपत्तियों से,
फर्म की संपत्तियों में से, और थर्ड नंबर निजी संपत्तियों में से, निजी संपत्तियों में से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लाभों का सर्वप्रथम जो निपटारा किया, हानियों का सर्वप्रथम जो निपटारा है वो किसमें से किया जाता है। तो हानियों का ध्यान रखना, ये क्रम है इसका निपटारा करने का, कि पहले तो फर्म के पास यदि कोई उपलब्ध लाभ होते हैं तो उसमें से हानियों को एडजस्ट करो, यदि लाभ नहीं है तो फिर फर्म की जो संपत्तियां हैं उनमें से, और उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है वो आवश्यक हो तो निजी संपत्तियों में से। देखिए दूसरा जो पॉइंट है उसमें थोड़ा सा अपन ने त्रुटि बस गलत लिखी है, दूसरे बिंदु में अपन लिखेंगे साझेदारों की पूंजी में से, साझेदारों की पूंजी में से, साझेदारों की पूंजी में से, पूंजी में से, साझेदारों की पूंजी में से इसका निपटारा किया जाता है। आगे देखिए अब संपत्तियों का क्या उपयोग किया जाता है। संपत्तियों का उपयोग, संपत्तियों का उपयोग, संपत्तियों का उपयोग का मतलब है कि जो संपत्ति बेचेंगे उन पैसों का क्या करेंगे, उनका जो उपयोग है वो कैसे कैसे किया जाएगा। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं फर्म के ऋणों का भुगतान करने में, फर्म के ऋणों का भुगतान करने में सबसे पहले जो फर्म के कोई ऋण है, अन्य पक्ष, अन्य पक्षों के ऋण, देखिए फर्म को ऋण कई बार पार्टनर भी देता है, यहाँ ध्यान रखना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेडिंग हिंट डाल देता हूँ, अन्य पक्षों को, अन्य पक्षों का मतलब कि पार्टनर के अलावा जो भी कोई एक्सटर्नल लोन यदि है तो उसका भुगतान पहले किया जाएगा। दूसरे नंबर पे साझेदारों की ऋणों का भुगतान, साझेदारों के ऋणों का भुगतान। दूसरे नंबर पे क्या किया जाएगा कि यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है तो उसका भुगतान करेंगे। फिर उसके बाद में साझेदारों की पूंजी का भुगतान, की पूंजी का भुगतान, ठीक है। सबसे पहले ये भी आनुपातिक होगा, बचे हुए में से यदि कम बचता है, और ये भी आनुपातिक होगा जितना बचता है उसके अकॉर्डिंग। ये कंप्लीट है, ये पेमेंट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अनुपातिक वाला सिस्टम नहीं चलेगा। और मान लो कई बार ऐसी स्थिति होगी कि सारे दे दिए फिर बच गए, तो शेष राशि समस्त साझेदार, समस्त साझेदार लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे, लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर लेंगे, ठीक है। ये भी इसका एक क्रम है। संपत्तियों में सबसे पहले फर्म के ऋणों का भुगतान अन्य पक्षों वालों को पूर्ण किया जाएगा, कंप्लीट, पूर्ण भुगतान देता हूं मैं यहाँ पे, पूर्ण भुगतान। फिर साझेदार के ऋणों को भुगतान किया जाएगा, पूरा है तो पूरा ही करना है, लेकिन नहीं है तो अनुपातिक किया जाएगा। साझेदारों की पूंजी का यदि नहीं है तो अनुपातिक, पूरा है तो पूरा करना है। फिर भी शेष रह जाए तो जो साझेदार हैं वो अपने लाभ हानि अनुपात में इसको क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। अब देखो व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण के संबंध में क्या नियम है। व्यक्तिगत ऋण व फर्म के ऋण भुगतान हेतु नियम, ठीक है। फर्म के या साझेदार के जो ऋण है उनके संबंध में क्या नियम है, तो ये है साझेदारी अधिनियम 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 49 में, 49 में, किसमें है, 49 में क्या नियम लागू होते हैं। तो देखो
फर्म की जो संपत्तियां हैं उनका प्रयोग है वो फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। उसके बाद में किसमें किया जाएगा? निजी ऋण, यदि कोई साझेदार के ऋण होते हैं तो उनके भुगतान में किया जाएगा। फर्म की संपत्तियों का प्रयोग, फर्म की संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान में, फर्म के ऋणों के भुगतान में, ठीक है। आधिक्य का प्रयोग, आधिक्य का प्रयोग साझेदारों के व्यक्तिगत दावों को, है ना, साझेदारों के दावों के भुगतान में, के भुगतान में, ठीक है, क्लियर है। नंबर 2, निजी संपत्तियों का प्रयोग, निजी संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान में, व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान में, व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान में, ठीक है। बात समझ में आ गई कि व्यक्तिगत ऋणों के भुगतान के लिए उसका प्रयोग पहले किया जाएगा। यदि शेष है तो फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए आधिक्य का फर्म के ऋणों के भुगतान में, फर्म के ऋणों के भुगतान में, ठीक है। बात को समझिए। हाँ, कि जो खातों का निपटारा करना है, इस बिंदु में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनको एक एक करके अपन ने पढ़ा है। कल के जो बिंदु अपना रहेगा उसमें अपन अकाउंटिंग यानी लेखांकन चालू करेंगे कि फर्म के समापन का लेखांकन है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, क्या क्या उनमें नियम है, क्या कैसे किया जाता है, उसके विषय में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।